हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम 2025 के लिए ईएलसीईटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2024 के बीएड एग्ज़ाम में पूछा गया था। आप सभी को पता होगा कि ईएलसीईटी का सिलेबस क्या है। टोटल इसमें जो है 50 क्वेश्चन आते हैं एंड आपको टाइम मिलता है, टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट, इट मीन्स 1 आवर। 1 घंटे में टोटल आपको 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है, खांसी भी है, जुकाम भी है, बुखार भी है, वाइज प्रॉब्लम हो सकता है, आप उस चीज़ को मैनेज करना। अगर मैं ईएलसीटी के एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं तो टोटल 50 क्वेश्चन आएगा। टाइम कितना मिलेगा आपको? 60 मिनट सॉल्व करने के लिए। ये टोटल जो है 7 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट पार्ट आता है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहेगा, इट मीन्स 20 मार्क्स। अब इसमें जो है क्या आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इनमें टोटल आपको 4 पैसेज आएंगे, इट मीन्स 4 पैसेज गिवन रहेंगे। ये पैसेज किससे हो सकते हैं? करंट अफेयर से हो सकते हैं, या कोई जो अभी करंट में पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कुछ चल रहा है उस पे हो सकते हैं, या तो अभी कोई जो है अमेंडमेंट कोई बिल पास हुआ है उस पे हो सकता है, या तो अभी आपने सुना होगा कि माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था उसके ऊपर हो सकता है। इट मीन्स रीडिंग वाला पार्ट किसी भी आपको कैसे भी करके पैसेज दे सकता है। टोटल 4 पैसेज आएगा। 1 पैसेज में टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं, इट मीन्स टोटल हो गया 1 मार्क्स के लिए आएगा तो 20 मार्क्स टोटल हो गए। फिर आता है आपके पास वोकेबलरी फोकस। वोकेबलरी में कौन कौन सा पार्ट आपके पास आएगा? सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड मीन्स क्या होता है? सिनोनिम्स। फिर अपोजिट वर्ड आएगा। अपोजिट वर्ड में क्या आ जाएगा आपके पास? एंटोनिम। फिर राइट रॉन्ग स्पेलिंग। एंड ये जो वर्बल इडियम लिखा है ये भी आपके पास वोकेबलरी का ही पार्ट है, इट मीन्स पार्ट्स ऑफ वोकेबलरी ये भी है। फिर नेक्स्ट आएगा, ये टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के लिए, और इसको भी काउंट कर लोगे तो आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 20 क्वेश्चन हो गया एंड वोकेबलरी पार्ट से टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन हो गया। तो 30 क्वेश्चन, तो 50 टोटल आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों पार्ट से हो गए। अब ये जो वोकेबलरी का पार्ट है एंड ईडियम का पार्ट है, ये जो है आपको लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितने अच्छे तरीके से रीडिंग आती है, कितनी परफेक्ट तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हो। फिर ग्रामर से टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन से 7 क्वेश्चन आएंगे। फोनेटिक्स से 3 क्वेश्चन आएंगे एंड फिगर ऑफ स्पीच से टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से एग्जाम में आपका पैटर्न जो है डिवाइड रहता है। टोटल काउंट करोगे तो 50 क्वेश्चन हो गए। 50 मार्क्स के लिए टाइम आपको मिलेगा 1 आवर। आइए सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट का और बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा भी जो है आया था कि सर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैंने जो इंग्लिश का पार्ट है, जिनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या इंग्लिश कम समझ में आ रहा है, तो मैंने उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है ताकि चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा, और जिनको प्रॉब्लम है, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, मराठी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। इट मीन्स आपको ये एक सेंटेंस गिवन है, इस सेंटेंस में यहाँ पे ये जो चीयरफुल लिखा है, चीयरफुल का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। आप तब तक इसका मीनिंग फाइंड नहीं कर सकते जब तक ये जितने भी सेंटेंस, जितने भी वर्ड लिखे हैं और ये जो वर्ड है, इन सब का मीनिंग आपको पता ना हो। अगर मैं चीयरफुल की बात करूँ तो चीयरफुल का मीनिंग क्या होता है? प्रसन्न या हंसमुख। इट मीन्स जो ऑलवेज हैप्पी रहे उसको हम बोलते हैं चीयरफुल। अगर आप सेंटेंस को रीड करोगे तो भी समझ जाओगे कि इसका मीनिंग क्या है। माई सिस्टर वॉज चीयरफुल आफ्टर विनिंग इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। मेरी बहन क्या थी? प्रसन्न थी सिंगिंग कॉम्पिटिशन को जीतकर। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया आपके पास? इसका मीनिंग आपके पास आ गया प्रसन्न या हंसमुख। अब हमें ऑप्शन में ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिनका मीनिंग प्रसन्न से अपोजिट हो, इट मीन्स एंटोनिम हो। यहाँ पे इलेटेड, अगर मैं इलेटेड की बात करूँ तो इलेटेड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग भी होता है उत्तेजित या गर्वित। इट मीन्स ये जो है चीयरफुल के कुछ सिनोनिम जैसा सिमिलर मीनिंग आएगा। अगर मैं सैड की बात करूँ तो सैड का मीनिंग क्या होता है? ये सबको पता होगा, सैड का मीनिंग होता है दुखी। देखो यहाँ पे किस बात की बात कर रहा है?
चीरफुल का मीनिंग क्या होगा आपके पास प्रसन्न, और सैड का मीनिंग क्या होगा आपके पास दुखी। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका जो है अपोजिट मीनिंग है। अगर जॉयस की बात करूं तो जॉयस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी यही होता है, हैप्पीनेस से ही बिलोंग करता है, आनंदपूर्ण या प्रसन्न। एंड रिलैक्स तो आपको पता होगा, रिलैक्स मतलब कि जो चीजें आपको आराम दे उसको हम बोलते हैं रिलैक्स। तो यहाँ पे चीरफुल का मीनिंग क्या आया आपके पास प्रसन्न, एंड सैड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सैड। सैड का मतलब क्या होता है दुखी। ये भी क्वेश्चन आपके सीटी बीएड 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन जितने जन वीडियो को देखते हैं, उनमें से 72% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड 27 या 28% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो ये आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं जाता। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो का व्यू कितना जाता है 35,000, 40,000, 14K, 14,000, और लाइक कितने आते हैं 100, 200। सो कम से कम जितने जन वीडियो को देख रहे हो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है और मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या तो आप अपने रिव्यू जो है हमें उस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको अच्छा लगता है सब कुछ पढ़ के, आपको समझ में आता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से आएंगे, वैसे जब आप कमेंट करते हो तो उस टाइम पे हमें अच्छा लगता है कि हमें ये चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए, या यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करना चाहिए। ये सब चीज़ें इस चीज़ से समझ में आती हैं। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आपको एग्जाम प्रोसेस में, एडमिट कार्ड में, या किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर। इट मीन्स हमें यहाँ पे सिनोनिम फाइंड करना है। आपको गिवन क्या है, द सेडेंट्री जॉब इज मेकिंग द पीपल ओबीज नाउ अ डेज। इट मीन्स जो सेडेंट्री जॉब है। अब सेडेंट्री जॉब का मीनिंग क्या होता है आपको इसका मीनिंग समझना है, एंड ओबीज का मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग समझना है। अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। यहाँ पे सेडेंट्री का मीनिंग होता है कि इट मीन्स सपोज आप जो है किसी ऑफिस में जाके काम करते हो, उस ऑफिस में गए और आपको जो है 7 to 8 आवर बैठने का ही काम मिला है। इट मीन्स आप बैठ के काम कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं गतिहीन या निष्क्रिय। इट मीन्स जो अधिक बैठ के काम करते हैं ऐसे, इट मीन्स वो कैसे हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, उनकी बॉडी में फुर्तीलापन नहीं आता। एंड ओबीज का मीनिंग क्या होता है, ओबीज का मीनिंग होता है मोटा। इट मीन्स वो धीरे धीरे क्या होते हैं, फैटी होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। सो इस टाइप का जो जॉब है ये लोगों को क्या बना रहा है, ओबीज बना रहा है, मोटा बना रहा है। अब हमें यहाँ पे ये जो सेडेंट्री है इसका जो है मीनिंग खोजना है कि इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे ये चीज बताना है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब क्या होता है, जो बहुत कठिन मेहनत करते हैं, बहुत कठिन काम करते हैं, और ये इजी काम के बारे में बोल रहा है। इट मीन्स ये इसका हो गया एंटोनिम। सेकंड है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मीनिंग क्या होगा, जो आलस से भरा काम है, इट मीन्स निष्क्रिय काम है, उस काम में उनका मन नहीं लग रहा है, वो परफेक्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनएक्टिव। सो ये हो जाएगा आपके पास सेडेंट्री का यहाँ पे सिनोनिम। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। फिर है इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स जो रेगुलर बेस पे नहीं जाते। एंड हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे घमंडी, जिनको उस काम में करने में घमंड आ रहा है या अभिमान आ रहा है कि मुझे ही सब कुछ आता है, इसका मीनिंग ये होता है। सो यहाँ पे आपसे सेडेंट्री का जो है पूछा था सिमिलर मीनिंग, तो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग क्या आएगा, इनएक्टिव। इट मीन्स जो सेडेंट्री जॉब है ये लोगों को ऑबीज बना रहे हैं, इनएक्टिव बना रहे हैं, उनका काम के प्रति जो है मन नहीं लग रहा है। सपोज आप स्कूल में गए स्कूल से आपका लिविंग टाइम है 2 o'clock को, 2 बजे जो है आपकी छुट्टी हो जाती है। बट अब जो है आपके प्रिंसिपल साहब आ गए, या कोई ट्रस्टी आ गया, या कोई और आ गए, उस टाइम पे आपका मीटिंग लिया जो है आपको छोड़े कितने बजे, 3:30 को छोड़े। सो जो आपका इनके बीच में काम है 2 से लेके, इट मीन्स 1 hour 30 minute का काम, वो तो काम आपका छूट गया। सो ऐसे धीरे धीरे जब प्रॉब्लम होने लगती है तो आप क्या हो जाते हो, उस काम के प्रति इनएक्टिव हो जाते हो, आपका काम में मन नहीं लगता। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्पेलिंग जो है इनमें से राइट है। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछा है। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है मिस्चीवस। मिस्चीवस का मतलब क्या होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, MISCHIEVOUS। अब ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट होगा।
अब ऐसे क्वेश्चन को आपको लर्न करना पड़ता है कि राइट से रॉन्ग स्पेलिंग क्या होगा। इस क्वेश्चन को जब तक आप लर्न करोगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब मैंने कुछ और आपको यहाँ पे 18 जो है मीनिंग दे रखे हैं जो बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही मीनिंग आपके एग्जाम में आएगा। ये जो मैंने यहाँ पे इन सब वर्ड को लिखा है, इन सब मीनिंग को लिखा है, ये आपके बीएड एग्जाम के भी हैं, एलएलबी एग्जाम के भी हैं, बीपीएड एग्जाम के भी हैं, एनटीपीसी जो रेलवे का एग्जाम होता है उनमें भी ये सब वर्ड आए थे। एक एग्जाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, अगर आपने सुना होगा, ये सब वर्ड जो है वहां पे भी पूछे जाते हैं। सो अब आपको क्या करना है, अपने बुक में इन सब वर्ड्स को नोट डाउन करना है एंड इनको लर्न करके किसी न किसी तरीके से रखना है। मे बी आपके एग्जाम में यही सेम वर्ड पूछ लिए जाएं। फर्स्ट है फिर एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मीनिंग आप देख लेना। बिजनेस का यहाँ पे लिखा है डेजर्ट एंड डेसर्ट। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो आप रात में सपोज खाना खाए, खाना खाने के बाद बहुत लोग की हैबिट होती है कुछ न कुछ स्वीट खाते हैं, मीठा खाते हैं। सो उसके लिए हम इस चीज को यूज करते हैं डेसर्ट। और ये क्या होता है? ये आपका होता है रेगिस्तान। यहाँ पे बिगनिंग है, सक्सीड का मीनिंग, डिसीजन का मीनिंग, अचीव, ग्रामर। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे तो आपको देख रहा होगा कि ये सब मीनिंग बहुत इजी है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे टाइम का भी प्रेशर रहेगा, फटाफट क्वेश्चन जाते जाएगा, तो आपको वहां पे समझ में नहीं आएगा, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर के मीनिंग में ए के जगह पे ई लगा देते हैं तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर ये चॉकलेट का मीनिंग देख लेना। सिलेंडर का मीनिंग, यहाँ पे सिलेंडर के मीनिंग में DAR लगा देंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देख लेना है। सबसे ज्यादा तो ये सिगरेट पूछा जाता है, सिगरेट देख लेना। फिर नेवर, इसको प्रोनाउंसिएशन नेवर करते हैं लेकिन लिखते किस तरीके से है ये भी देख लो। कैलेंडर के मीनिंग में यहाँ पे या तो LA लगा देगा या तो DE लगा देगा, तो वहां पे भी मिस्टेक हो सकता है। मैसेज का मीनिंग, ये कमिटी बहुत बार पूछा गया है, कमिटी को आप देख लेना। फिर कमिटमेंट को, फिर कमीशन को, ये तीनों जो है बहुत बार बीएड के एग्जाम में पूछे गए हैं। सो इन सब मीनिंग को भी आपका इसका तो आंसर बताना ही है। मिसयूज का आंसर जो है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। लेकिन ये जो मैंने मीनिंग लिखे हैं ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको प्रॉपर तरीके से करके जाना। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमें बताना है सिंगुलर फॉर्म ऑफ एलुमिनाई इज। एलुमिनाई मतलब क्या होता है कि अगर सपोज आप किसी कॉलेज के पूर्व छात्र हो, इट मीन्स आपने पहले वहां पे पढ़ाई किया है फिर छोड़ दिया, उसका मीनिंग होता है एलुमिनाई। अब हमें इसका सिंगुलर फॉर्म बनाना है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या आ जाएगा? इसका सिंगुलर फॉर्म आने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अलमनस। गॉट इट। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड ऐसे लिखे हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है कि इनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म क्या होगा। जैसे फर्स्ट है कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है? मवेशी, इट मीन्स जानवर। सो यहाँ पे अपने आप में ये सिंगुलर फॉर्म भी है और प्लूरल फॉर्म भी है। यहाँ पे न्यूज। न्यूज का अब ऐसा मत समझना कि यहाँ पे मैंने लिखा न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, फिर एस ऐड करके प्लूरल बना दिया, ये नहीं। ये न्यूज है जो आप न्यूज समाचार देखते हो, पढ़ते हो। सो ये न्यूज जो है अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राउजर्स। देखो लास्ट में एस ऐड है तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा हो, लास्ट में एस या ES ऐड रहेगा तो आपको लगेगा ये प्लूरल सिंगुलर था प्लूरल बनाया है या प्लूरल था सिंगुलर बनाया है। तो ये भी आपके पास है सिंगुलर फॉर्म में। यहाँ पे है शीप का सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होता है। पुलिस का भी जो है सिंगुलर प्लूरल सेम होता है एंड जींस भी ऐसा ही है। सो ये सब आपको वर्ड अपने बुक में लिख के रखना है, किसी न किसी तरीके से समझ के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे जो है 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टू स्विम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब। यहाँ पे आपको 4 टाइप के वर्ब गिवन है, एक्शन, हेल्पिंग, स्टेटिव एंड मॉडल। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टू स्विम, तैरना। तैरना जो है किस टाइप का वर्ब है? ये एक एक्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लेकिन जितने भी ऑप्शन एक्शन, हेल्पिंग, स्टेटिव एंड मॉडल दिए हैं, इन सब चीजों को भी आप समझ के चलो, इसकी हेल्प से आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट लिखा है यहाँ पे एक्शन। सो अब एक्शन का मीनिंग क्या होता है? एक्शन का मीनिंग इट मीन्स जो भी वर्क आप माउथ की हेल्प से, हैंड की हेल्प से, आई की हेल्प से एंड लेग की हेल्प से करते हो, उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। व्हाट इट समझ रहा है ना? जो भी वर्क आप माउथ, हैंड, आई, लेग इन सब चीजों की हेल्प से करोगे वो क्या हो जाएगा? आपका एक्शन वर्ड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डांस लिखा है, डांस भी कैसा वर्ड है? जो है ये भी आपके पास एक्शन में ही आएगा।
प्ले खेलना भी आएगा, रीड भी आएगा, जंप, फाइट, पुश, पुल, क्लाइंब, टॉक, ये सब कैसे वर्ड है, ये सब आपके पास आ जाएंगे एक्शन वर्ब में। गॉट इट। अब सेकंड आपके पास आता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, यहाँ पे ईच, एम, आर, वॉच, वेयर, ये सब जो है आपके पास आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब में। फिर थर्ड है आपके पास मॉडल। मॉडल से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। सो मॉडल में क्या है, जैसे मॉडल हो गया आपके पास विल, सो विल का क्या बनता है, वुड, सो ये दोनों मॉडल हो गए। फिर सेल है, सेल का क्या बनेगा, शुड, ये भी मॉडल हो गया। कैन का क्या बनता है, प्लूरल, ये हो गया कुड, ये भी मॉडल हो गया। मे का क्या बनेगा, माइट, ये भी मॉडल हो गया। मस्ट और टू, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके पास है मॉडल वर्ड। इन सब चीजों को भी जो है आप एक बार ध्यान में रखो। नेक्स्ट और लास्ट है स्टेटिव। स्टेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपके फीलिंग को इंप्रेस करे, या तो जो आपके अंदर चल रहा है उन सब चीजों को इंप्रेस करे। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्री, एग्री मतलब आप किसी चीज से सहमत हुए, इन सब चीजों को, या तो लव, प्यार हो गया, लाइक, पसंद हो गया, सैड मतलब दुखी, डिसलाइक, डाउट, ये सब चीजें जो है ये किस में आएंगे, ये आएंगे स्टेटिव में। सो ये जितने भी टाइप के मैंने आपको वर्ब एक्सप्लेन किया, ये सब आपको अपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे स्विम पूछा गया था तो स्विम जो है फिर से पूछा जाएगा। अब यहाँ पे इन सब चीजों में से कोई पूछा जा सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब में से पूछा जा सकता है, या तो सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं मॉडल में से पूछा जा सकता है। तो इन सब चीजों को एक बार आप अच्छे तरीके से रिवाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके माइंड में सभी चीजें चलने लगेंगी कि करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे हमें बोला है, ये आपको जो है 4 सेंटेंस गिवन है। इन 4 सेंटेंस में से पूछा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। अब टेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको जो है टेस्ट सॉल्व करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन में आया है उन सब चीजों को बहुत परफेक्ट तरीके से, प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। बाकी अगर पूरा मैं टेंस एक्सप्लेन करने बैठ गया तो कम से कम 2 से 3 घंटे पूरे टेंस में ही चले जाएंगे। सो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस लॉजिक से करेंगे। तो आप पूरा टेंशन एकदम मत लो, मैं ये भी मैथ्स के ही तरीके से समझाऊंगा, आपको पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है प्रेजेंट, फिर हुआ है यहाँ पे परफेक्ट, एंड फिर आया है आपके पास कंटिन्यूअस, एंड यहाँ पर है टेंस। सो प्रेजेंट का मीनिंग अगर मैं परफेक्ट की बात करूं, सो परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जो काम आपका कंप्लीट हो गया है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। एंड प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट मीनिंग जो है आप जिस काम को कर रहे हो। सपोज आपके टीचर ने जो है आपको 5 क्वेश्चन लर्न करने के लिए दिया और बोला कि बेटे मैं 1 घंटे में आके 1 आवर में आके आपसे सभी क्वेश्चन पूछूंगी। तो जैसे ही टीचर क्लास के बाहर गई, आप मस्ती करने लगे। फिर जो है टीचर 1 घंटे के बाद आई और आपसे पूछ रही कि आपने अभी कितने क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं। सपोज आपने जो है 3 क्वेश्चन लर्न किए एंड 2 रिमेनिंग है, तो आप क्या बोलोगे, आपका रिप्लाई क्या होगा, आप हर बार यही बोलोगे कि मैम मैं कर रहा हूं, अभी लर्न कर रहा हूं। सो इट मीन्स टीचर आपकी पूछ क्या रही है कि आप कितने क्वेश्चन लर्न कर लिए हो, कितने अभी बाकी है, लेकिन आपका रिप्लाई क्या हो रहा है कि अभी मैं लर्निंग कर ही रहा हूं। सो वहां पे ये जो आपने 3 क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं, ये जो 3 क्वेश्चन आपने लर्न कर लिए हैं, इट मीन्स ये आपका वर्क कैसा हो गया है, ये वर्क कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट हो गया है तो इट मीन्स ये काम आपका परफेक्ट हो चुका है। सो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट। ये समझ रहा है ना, ये हो गया आपके पास परफेक्ट। अब आपने बोला कि मैम अभी 2 क्वेश्चन लर्न करना बाकी है, इट मीन्स ये क्या चल रहा है, अभी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। और किस टाइम पे चल रहा है, प्रेजेंट टाइम पे ही चल रहा है, उसी टाइम पे आप लर्न कर रहे हो। सो ये हो गया आपका कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट। जो काम आपने कंप्लीट कर लिया है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट या परफेक्ट टेंस में। एंड जो काम आप अभी कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस लर्न करना है, तो 2 क्वेश्चन कर रहे हो, कब लर्न करोगे, प्रेजेंट टाइम पे। और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जो है टाइम भी आता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। गॉट इट। सो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो यहाँ पे अभी आपको ये समझना है कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सो कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज क्या आएगा, आपके पास आईएनजी आएगा। तो इट मीन्स जो आपका आंसर है उसमें आईएनजी आना है। इन सब सेंटेंस पे अभी नहीं जाना है, इन सब सेंटेंस को छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। बस केवल आप एक बार इसको मैथ्स के लॉजिक से समझो, अपने आप जो है आपका आंसर आ जाएगा। कुछ सेंटेंस भी आपको रीड नहीं करना पड़ेगा, आंसर जो है अपने आप आने वाला है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपने देखा कि कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, आईएनजी।
अब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं या तो हैज यूज करेंगे, या तो हैव यूज करते हैं, या तो हैड यूज करते हैं, इन्हीं तीनों चीजों को यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए क्या यूज करते हैं, हैज या हैव। अब हैज कब यूज करेंगे, हैज जब आपका जो है नाउन सिंगुलर होगा तो हैज यूज करेंगे, एंड प्लूरल रहेगा तो हैव। गॉट इट, इतना समझ रहा है ना। अब जो है इसकी हेल्प से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो, रीड कुछ भी नहीं करना है, बस केवल ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, आंसर आ जाएगा। आपके आंसर में क्या आना चाहिए, या तो हैज हैव रहना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, आईएनजी। देखो यहाँ पे हैज बीन गिवन है, यहाँ पे हैड बीन गिवन है, यहाँ पे आपके पास हैज गिवन है, यहाँ पे हैड गिवन है। सो हैड वाले ऑप्शन को जो है आप यहाँ से रिमूव कर दो, ये भी आपके पास रिमूव हो गया, एंड यहाँ पे ये भी हैड का ऑप्शन है, ये भी रिमूव हो गया। गॉट इट, इतना समझ रहा है ना। अब अगर ये कंटिन्यूअस है, इसमें टाइम भी आएगा, तो यहाँ पे आपको हैज और हैव के साथ बीन भी ऐड करना होगा। इट मीन्स हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब जो रहेगा उसके साथ आईएनजी ऐड करना है। अब आपके पास केवल दो ही ऑप्शन करेक्ट बचे, कौन कौन सा, या तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो सकता है। अब आपको पता है कंटिन्यूअस है तो क्या आना चाहिए, आईएनजी आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे, इट मीन्स यहाँ पे इंग्लिश को रट्टा नहीं मारना है, इंग्लिश को भी जो भी ग्रामर पार्ट है पूरा वो मैथ्स के ही बेस पे चलता है, और उसके बेस पे आप सॉल्व करोगे, उस तरीके से समझोगे तो कभी भी आप भूलोगे नहीं, हमेशा आपके ग्रामर आपके माइंड में फिट रहेगा। सो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गॉट इट, समझा ना, ये इस तरीके से आपको करना है। बाकी यहाँ पे मैंने रूल लिख रखे हैं, अगर अफर्मेटिव है इट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे नॉट ऐड कर देंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तो आप इस तरीके से हैज हैव पहले आ जाएगा, कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, आप इजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स किससे पूछा गया है, प्रीपोजिशन से। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पे बोला है पॉजिटिव थॉट्स आर विंग्स दैट सक्सेस। इट मीन्स जो आपका पॉजिटिव थॉट्स है ये विंग्स हैं, पंखे हैं, किसके, सक्सेस के, सफलता के। सो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव थॉट्स आर विंग्स ऑफ सक्सेस। इट मीन्स जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं ये सक्सेस के पंख हैं, सक्सेस के विंग्स हैं। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी सेम यहाँ पे भी प्रीपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, उस चीज को पूरा मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो अगर मैं अपॉन को एक्सप्लेन करने लगूं, ऑन को एक्सप्लेन करूं, फॉर को एक्सप्लेन करूं, तो ये फॉर ही अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि लगभग इसमें ही आधे घंटे चले जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर आने वाला है ऑफ। प्रीपोजिशन आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में खूब पढ़ा होगा, एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ऐसे ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप फटाफट सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन आप मैथ्स के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसमें भी मैथ्स का लॉजिक लगाऊंगा, आपको कुछ भी रीड नहीं करना है, कुछ भी समझना नहीं है, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे विदाउट इंग्लिश को ट्रांसलेट किए ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास, वन ऑफ माई ब्रदर्स। अब यहाँ पे सपोज आपके पास टोटल जो है 4 भाई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से बोला है वन ऑफ माई ब्रदर, इन सभी भाइयों में से एक। इट मीन्स चारों भाइयों में से एक। अगर एक की बात कर रहा है तो एक के लिए क्या आता है आपके पास, सिंगुलर आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर। अब जो है यहाँ से आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करो। अगर यहाँ पे मैं वर्क की बात करूं तो वर्क किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए, ये भी ऑप्शन यूज हो गया। बिकॉज यहाँ बात तो एक की कर रहा है ना, कि इन सभी भाइयों में से, चारों भाइयों में से एक की बात कर रहा है, एक क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। आर भी प्लूरल के लिए यूज होता है तो आर भी जो है आपके पास रिमूव हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, अगर आप यहाँ पे तुक्का भी लगाते तो 50% चांसेस है आपके राइट आंसर हो जाए। फर्स्ट कौन सा है, ई इज, और सेकंड लास्ट वाला कौन सा है, विल। अब हमें इनमें से देखना है कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, आपने पढ़ रखा है कि विल के साथ ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं, विल के साथ ऑलवेज यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, गोइंग। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर रखा है, तो ये विल तो आ नहीं सकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
तो अगर आप ये पूरा नहीं पढ़ोगे, बस केवल आपने इतना ध्यान दिया और यहाँ पे गोइंग को ध्यान दिया, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या पूरा प्रॉपर ग्रामर की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट में आपको एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। जरा आप यहाँ पे इसको रीड करो और बताओ। ये जो है क्वेश्चन आपको लगेगा कि 100% करेक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर दिया है, उस एरर पार्ट को आपको पहचानना है। यहाँ पे क्या बोला है, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। मैं और मेरी पत्नी लास्ट नाइट कहाँ पे थे, घर पे ही थे। अब हमें बताना है, यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में एरर है, इट मीन्स ये हो गया आपके पास ए, फिर लास्ट नाइट में एरर है, या तो मी एंड माई वाइफ में एरर है, या तो डी जो है ये पूरा परफेक्ट राइट सेंटेंस है। अब अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप जो है किसी ग्रुप में हो और एक टीम लीडर हो, गॉट इट, अगर आप जो है एक टीम लीडर हो और आप कहीं पे काम कर रहे हो, अगर उस काम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इट मीन्स कोई फॉल्ट हो गया, मिस्टेक हो गया, तो आपको अपने बॉस को बताते टाइम ऑलवेज ये बताना करता है कि मैं और मेरी टीम के द्वारा जो है ये मिस्टेक हो गया है। किसके द्वारा, मैं और मेरी टीम के द्वारा ये मिस्टेक हुआ है। बाकी पहले अगर आपने पहले वर्ड यूज कर दिया मेरी टीम और मेरे द्वारा मिस्टेक हुआ है, सो यहाँ पे ये इलॉजिकल हो जाता है। इट मीन्स पहले आप जो है अपनी टीम को दोष दे रहे हो, फिर अपने ऊपर ले रहे हो। सो पहले जब भी कहीं पे भी मिस्टेक हो, कहीं पे भी ऐसा फॉल्ट आए जहां पे आप टीम लीडर हो या किसी ग्रुप में सॉल्व कर रहे हो, कोई ग्रुप में काम कर रहे हो, इन सब चीजों में ऑलवेज अगर मिस्टेक हुआ, कोई फॉल्ट हुआ, कोई डिफिकल्ट हुआ, तो पहले आपको खुद को जिम्मेदार बताना है, उसके बाद फिर जो है अपने टीम को, जो आपके साथ कलीग्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर डालना है। सो यहाँ पे इस तरीके से बोलना है, मैं और मेरी टीम के द्वारा जो है ये फॉल्ट या ये मिस्टेक हो गया है। अगर सपोज आप जो है किसी भी काम को कर रहे हो ग्रुप में और वहां पे आप सक्सेस हो गए, जो भी चीज आप फाइंड करना चाहते थे, जो भी चीज करना चाहते थे, उसमें आप सक्सेस हो गए, तो अब यहाँ पे आपको करना है, पहले वहां पे फिर अपने ऊपर जो है जिम्मेदारी, मतलब इस चीज को नहीं लेना है कि मैं एंड मेरी टीम के द्वारा ये काम किया और सक्सेस हो गया। वहां पे फर्स्ट आपको प्रेफरेंस देना है अपनी टीम को। इट मीन्स ये मेरी टीम है, मेरी टीम और मेरे द्वारा ये काम परफेक्ट तरीके से किया गया। तो आपको समझ आ रहा है ना लॉजिक। अगर गलती होगी तो पहले अपने ऊपर लेना है कि मुझसे और मेरी टीम से गलती हुई है, एंड अगर सफलता मिली है, सक्सेस हुए हैं, तो पहले अपनी टीम को आगे रखना है, फिर पीछे आपको खड़ा होना है कि मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा जो है ये सक्सेस मिला है, ये सफलता मिला है। बस केवल इस क्वेश्चन में भी इतना लॉजिक था, गॉट इट। सो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, मी एंड माई वाइफ। इट मीन्स पहले उसने खुद को बोला कि मैं और मेरी पत्नी, मिस्टेक यहीं पे हुआ है। पहले क्या बोलना चाहिए था, माई वाइफ एंड मी, बस केवल इतने ही पार्ट में मिस्टेक है, माई वाइफ एंड मी, इस तरीके से उसको बोलना चाहिए था, पहले अपनी पत्नी को फिर खुद को, गॉट इट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी में फॉल्ट था, पहले माई वाइफ आना चाहिए था, फिर मी आना चाहिए था, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप गूगल पे जाना, या तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, इसमें बहुत सारे जो है इस टाइप के क्वेश्चन हैं, या तो अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो आप गूगल पे जाना और गूगल पे इस टॉपिक पे जो है सर्च करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे जो है प्रैक्टिस करके जाना, तब आपको समझ जाएगा। और वहां पे जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाओगे कि ये इसी लॉजिक पे बेस पे है और आप वहां पे राइट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो यहाँ पे आप समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है। आप रीड करोगे, किसी में भी ट्रांसलेट करो, आपके पास आंसर ऐसा लगेगा कि राइट ही है, आप यहाँ पे नन पे जो है टिक करके आ जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आने वाला था ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आप परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ये भी मैथमेटिक्स के ही तरीके से समझेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें ये एक्टिव वॉइस में दिया है। वॉइस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे बोला है दे विल हैव साइंड द पेपर। अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। जब भी आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, सो ये जो लास्ट में, ये जो फर्स्ट में आपके पास लिखा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या बन जाता है, आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट।
ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिया है द पेपर्स, ये द पेपर्स क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। इट मीन्स द पेपर्स पहले आने वाला है, एंड ये दे का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे का ऑलवेज कन्वर्ट हो जाएगा देम में। अब इसकी हेल्प से आप जो है थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो कोई ऑप्शन कैंसल आउट होता है क्या, यहाँ पे स्टार्टिंग में द पेपर से लिखा है एंड लास्ट में देम लिखा है, तो इसकी हेल्प से ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। यहाँ पे द पेपर से लिखा है एंड देम लिखा है, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हुआ। यहाँ पे भी द पेपर से लिखा है और यहाँ पे देम लिखा है, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हुआ। यहाँ पे भी द पेपर से लिखा है एंड यहाँ पे देम लिखा है, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हुआ। इट मीन्स ऐसा ऑप्शन यहाँ पे सेट किया है कि आप दे की हेल्प से एंड द पेपर की हेल्प से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। अगर इसकी हेल्प से नहीं हुआ तो डायरेक्टली आपको मूव करना है टेंस पे, सभी ऑप्शन जो है टेंस से ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जरा यहाँ पे चेक करो आपको जो है कौन सा टेंस गिवन है। यहाँ पे विल हैव साइंड, इट मीन्स विल का मीनिंग क्या होता है, ये फ्यूचर में लेके गया है। सो हमें जब भी इस टाइप का आए, अगर हमें फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ बोला है, जब भी मैं इसका पैसिव वाइज कन्वर्ट करूंगा तो ये भी किस में आना चाहिए, ये भी ऑलवेज आपके पास फ्यूचर में आना चाहिए। अब इसकी हेल्प से जरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट होने वाले हैं। देखो यहाँ पे आर बोला है, आर किस में आ गया आपके पास, आर तो आ गया प्रेजेंट में, सो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हैव बीन साइंड बोला है, ये तो किस में गया, ये परफेक्ट में चला गया, ये भी आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। गॉट इट। अपने देम की हेल्प से एंड द पेपर की हेल्प से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही टेंस पे गए आपने विल को देखा, विल से आपको पता चला ये फ्यूचर है, फ्यूचर है तो आपका पैसिव किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूचर में ही कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट कर दिया एंड ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कर दिया। अब आपको फोकस करना है यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड वाले में, इट मीन्स पहले एंड थर्ड वाले में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे क्या डिफरेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है विल बी साइंड और यहाँ पे लिखा है विल हैव बीन साइंड बाय देम। अब हमें यह समझना है कि यहाँ पे अगर विल हैव लिखा है तो हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे विल हैव आना चाहिए, लेकिन हैव यहाँ से निकाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी रॉन्ग हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो गया। ये आपने किसकी हेल्प से सॉल्व किया, अभी तक आपको ये रूल समझो पता नहीं था, रूल पता नहीं था, बस केवल इतना पता था कि अगर हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है एंड ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट में, दे का देम में कन्वर्ट होगा, एंड अगर फ्यूचर दिया है तो ये फ्यूचर में ही रहेगा। इसकी हेल्प से आप ऑप्शन एलिमिनेट करने गए, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एंड फोर्थ हो गया। फिर आपने देखा कि यहाँ पे विल हैव है, विल हैव है तो विल हैव कंपलसरी आएगा, इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब और यूज होगा, यहाँ पे बीन ऐड कर देगा, लेकिन यहाँ पे तो ये हैव ही निकाल दिया था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट बचा फिर आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। आप यहाँ पे इस चीज को यहाँ से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे अब आपको टेंस कैसे समझना है, ताकि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो पहले आपने विल को देखा, ये जो विल दिख रहा है ना, विल को देखा, विल का मीनिंग क्या होता है, फ्यूचर, इट मीन्स ये फ्यूचर में है। फिर यहाँ पे हैज और हैव किसके लिए यूज होता है, परफेक्ट के लिए, तो आप यहाँ से समझ गए कि ये परफेक्ट है। ऑलवेज याद रखना हैज और हैव के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सो यहाँ पे देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है साइंड, इट मीन्स ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आ गया आपके पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरीके से समझ सकते थे। अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस गिवन है और उसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे विल का विल ही लिखेंगे, हैव का हैव ही लिखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इनके बीच में एक एक्स्ट्रा वर्ब और ऐड हो जाएगा। कौन सा वर्ड यूज होगा यहाँ पे, बीन, इट मीन्स विल हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। गॉट इट, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट द सेंटेंस। इट मीन्स इस सेंटेंस को एक ऑप्शन 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ही शुड माई प्रपोजल, तो ही शुड उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरा प्रपोजल। एक्सेप्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो ये कितना टाइम, अगर इसमें आपको सॉल्व करने में 1 मिनट लगता तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने में कितना मिनट लगता, यहाँ पे केवल आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। सो जो क्वेश्चन पेपर आपका एग्जामिनर रेडी करके देगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको सॉल्व करने में केवल 10 से 15 सेकंड लगेंगे। तभी जो है आपका पेपर जाके मॉडरेट होगा और 60 मिनट में आप जो है टोटल 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। सो इजी क्वेश्चन में भी आएंगे और थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, हार्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये भी सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे बोला है वोवेल साउंड में जो है यू
ये किस तरीके का वॉबेल है। सो यहाँ पे शॉर्ट वॉबेल। अगर आप साउंड को रीड करते हो SOUND, तो यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन कैसा आता है, साउंड। इट मीन्स ऊ जो है आप लंबा खींच रहे हो। अगर लंबा खींच रहे हो तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉबेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पहचानना है फिगर ऑफ स्पीच। अब देखो, ये फिगर ऑफ स्पीच भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आपने क्लास 9 10th में रीड किया होगा। सबसे ज्यादा टाइम रीड करने में, समझने में इसी को लगता है। सो अब यहाँ पे इससे जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिक्स है 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए। तो ये आप अच्छे से करके जाना। और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गूगल से आप निकालना, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो इस मॉक टेस्ट में मैंने 1 ही क्वेश्चन इंक्लूड किया है फिगर ऑफ स्पीच से। जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट, इट मीन जो परसों मैं अपलोड करूंगा ELCT का पेपर, वहां पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। एंड आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि इन सब चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे जरा बताओ, फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या आने वाला है। सो इसका आंसर क्या आएगा, जरा बताओ। अभी यहाँ पे देखो, स्मॉल एंड स्मॉल, ये जो है बार बार रिपीट हुआ है। अगर ये बार बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है रिपीटेशन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। सो फिगर ऑफ स्पीच जोड़ा आप अच्छे से करके जाना। अगर आपके पास 9th और 10th वाला नोट्स है तो उससे एक बार आप रिवाइज कर लेना। अगर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करो और वहां से जो है आप थोड़ा सा उसको देख के जाना। यहाँ पे 100% ये चांस है कि आप जो है करेक्ट आंसर इसका करके ही आओगे, बिकॉज ये आपने ऑलरेडी 8 9 10th में खूब पढ़ा होगा। और एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपके माइंड में ये फिट बैठ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपीटेशन। बिकॉज मून, स्मॉल एंड स्मॉल जो है यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 से देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। स्टार्टिंग में क्या था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ईडियम एंड फ्रेजेस से, ईडियम एंड फ्रेजेस से टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ये 5 मार्क्स बहुत इजी है लाना, बस केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत परफेक्ट तरीके से, बहुत ध्यान से समझना। और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, जरा इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे पूछा है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन और डिले। इट मीन्स किसी काम को फटाफट करना, तुरंत करना, बिना किसी डिले के। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन रीड करो एंड बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आने वाला है। डन इजली, इट मीन्स इसको बहुत इजली तरीके से कर लेना। ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। डन इन इंस्टेंट, ये वाला ऑप्शन आपके पास राइट है। किसी काम को सडनली करना, तुरंत करना, ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट हो गया। सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ईडियम का मीनिंग क्या होता है कि आपको किसी वर्ड में यूज करके दे सकता है, या तो जैसे यहाँ पे दिया है इस तरीके से आपको दे सकता है। बस केवल उसका आपको मीनिंग समझना है और रिलेट करना है कि ये किस चीज से इसका रिलेशन है। सो यहाँ पे आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। अब मैंने यहाँ पे जितने भी आपके बीएड एग्जाम में या और एग्जाम में ईडियम एंड फ्रेजेस बार बार पूछे जाते हैं, मैंने सब कुछ को इंक्लूड करके रखा है। इसको एक बार आपको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना है, बिकॉज टोटल इससे आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो जिन जिन क्वेश्चन पे मैंने स्टार मार्क किया है, जैसे यहाँ पे ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये आपके बीएड एग्जाम, इट मीन्स महाराष्ट्र बीएड सिटी में पूछा गया था। टोटल जो है ऐसे 7 to 8 क्वेश्चन है। और जिन पे स्टार मार्क नहीं है, ये सब क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए थे, डिफरेंट एग्जाम में। इट मीन्स एसएससी का एक एग्जाम होता है, CGL, CHSL, MTS, रेलवे का एग्जाम होता है, NTPC, उन सब एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। अब यहाँ पे जरा आप आंसर बताओ, इन सब का आंसर क्या आने वाला है। बस केवल मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ जाएगा। फर्स्ट है आपका आता है हेड्स ऑफ। हेड्स ऑफ मतलब क्या होता है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना या किसी को बधाई देना, इसका मीनिंग ये होता है। फिर है वेनिश इनटू द एयर। वेनिश का मीनिंग क्या होता है, अगर वेनिश का मीनिंग पता होगा तो आप इस आंसर बता पाओगे। वेनिश का मीनिंग होता है डिसअपेयर होना, इट मीन्स गायब होना, हवा में गायब हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपेयर, इट मीन्स आप गायब हो गए। फिर यहाँ पे है टच ऑल द बेसेस, टच ऑल द कॉर्नर्स। इट मीन्स सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया। अब इस स्क्वायर में टोटल 4 कॉर्नर है, 1 2 3 एंड 4। अब मैं बोल रहा हूं कि टच ऑल द बेसेस, इट मीन्स मुझे सभी बेस को टच करना है। मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, इसको भी टच किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, इसको भी टच किया,
यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, इसको भी टच किया है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, इसको भी टच किया है। अगर मैं सभी बेस को टच कर रहा हूं या सभी कॉर्नर को टच कर रहा हूं, इट मींस मैं क्या कर रहा हूं, इंक्लूड एवरीथिंग। मैं सभी चीजों को, सभी पॉइंट को क्या कर रहा हूं, इंक्लूड करके चल रहा हूं। इसका मीनिंग ये हो गया। सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये वाला फोर्थ वाला, ये बहुत बार पूछा गया है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं लिखा कि इसके जो है 3 से 4 करेक्ट आंसर हो सकते हैं। हर बार जो है एग्जाम में अलग अलग करके देता है। ये सीडीएस के एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल का ये फेवरेट है, सीएचएसएल में आता है, एनटीपीसी में आता है, और 3 बार जो है ये बीएड के एग्जाम में भी पूछा गया था। सो इसका जो है हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलता है, ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, लेकिन मीनिंग सेम रहता है, रिलेशन उनका सेम रहता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि हर एक दुख के पीछे सुख आता ही आता है। इट मीन्स अगर अभी आप प्रॉब्लम में हो तो ऐसा नहीं है कि आप ऑलवेज जो है प्रॉब्लम में ही रहोगे। उस प्रॉब्लम जैसे ही जाएगा आपका प्रॉब्लम, फिर आपके पास जो है खुशी के कुछ क्षण आएंगे, फिर थोड़े टाइम तक खुशी रहेगी, फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर प्रॉब्लम जाएगा, फिर आप खुश रहोगे। सो इस इडियम का मीनिंग ये होता है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर एक दुख के बाद खुशी जरूर आती है। नेक्स्ट है आपके पास री इन्वेंटिंग द व्हील। सपोज आपके पास ये कोई एक व्हील है, अब जो है ये बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब आपने क्या किया कि आपके पास कुछ काम नहीं है, इस व्हील को ओपन किया, यहाँ पे पहिए को ओपन किया और फिर से इसको बनाने में लग गए। इट मीन्स आपके पास बहुत सारा टाइम है और आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, इट मीन्स टाइम वेस्ट। फिर यहाँ पे क्या है, फॉलिंग हेड ओवर हिल्स। देखो एग्जामिनर आपका कितना ध्यान रख रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन। आप ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप क्या करते जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो। इट मीन्स आप जो है फॉलिंग हेड, अपने सर के बल पे जो है बहुत बुरी तरीके से गिर गए हो। इट मीन्स फॉलिंग डीपली इन लव विद समवन। किसी के साथ आप प्यार में इतने गिर गए हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या किए जा रहे हो। सो इसका आंसर आता है ये, या तो इससे रिलेटेड करके कुछ दे सकता है, एग्जाम में ये दिया था तो ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है नाइदर फिश नॉर बाउल। इसका मतलब क्या होता है, नाइदर फिश नॉर बाउल, इट मीन्स बोन ऑफ कंटेंशन। गले की हड्डी न निगली जाए न निकाली जाए। जैसे आप इसको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ये जेठालाल का एग्जाम्पल जो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जैसे उसका एक साला है, क्या नाम है, जेठालाल के साले का नाम क्या है, सुंदरलाल। अब सुंदरलाल उसके लिए ऐसा पर्सन है, न तो उसको वो घर में रख सकता है, न घर से बाहर निकाल सकता है, उसकी ये कंडीशन हो गई है। या तो अगर आप जॉब के अकॉर्डिंग समझना चाहो कि कोई आपके पास ऐसा एम्प्लॉय है, न तो उसको आप रखना चाहते हो, न प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, न तो उसको आप निकाल पा रहे हो, उसकी रीच इतनी है कि न उसको आप निकाल ही पा रहे हो। इस तरीके से आप जो है समझ सकते हो। इट मीन्स बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या होगा, या नाइदर फिश नॉर फाउल का मतलब समथिंग विच कैन बी नाइदर बी कैटेगराइज्ड इजली नॉर बी एक्सेप्टेड। इट मीन्स ऐसा चीज या ऐसा कोई इंसान जिसको न तो आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो और न उसको आप जो है दूर ही कर पा रहे हो। इसका मीनिंग ये हुआ। फिर यहाँ पे 8th वाले में क्या है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो चीजें आप करते हो लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि जितना आप बोलते हो उस पर कम ध्यान देते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज बोला, आपने कमिटमेंट किया कि मैं बीएड के एग्जाम में टोटल 90% लाने वाला हूं। अब आप इस 90% को सबके सामने तो बोल दिया, लेकिन इसके लिए आप कितना मेहनत कर रहे हो। लोग आपको मेहनत को देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं। अगर आपने ला दिया तो ठीक है, अगर नहीं लाया तो मतलब आप किसी काम के नहीं रहे। फिर वो आपकी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे कि इट मीन्स ये बोलता ज्यादा है और करता कम है। सो इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट है अ पीस ऑफ अ केक। ये भी बहुत बार पूछा गया था। इट मीन्स सपोज ये केक है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो बहुत इजीली तरीके से, जो बहुत इजी हो, इजीली तरीके से अवेलेबल हो, तो इट मीन्स समथिंग इजी। नेक्स्ट आपके पास है 10th वाले में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो मतलब कि लेजी पर्सन, ऐसा इंसान जो टीवी, मोबाइल, रील्स इन सब देख को अपना जो है ज्यादा टाइम व्यतीत करता है। फिर नेक्स्ट जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब क्या होता है कि कंट्रोवर्शियल, ऐसा टॉपिक जिसपे जो है कोई बात नहीं करना चाहता।
जैसे अगर आप जो है पॉलिटिशियन को ले लो, तो अभी आप देख रहे हो कि जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सबके पेपर जो है लीक हो जाते हैं। और लेकिन जब ये यही इलेक्शन का एग्जाम होता है, इट मीन्स इनका इलेक्शन होता है, तो वहां पे बोलते हैं कि ये जो है कोई भी लीक नहीं हुआ, कहीं पे कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ। आप देखते हो कितनी पुलिस लगी रहती है, कितनी सिक्योरिटी लगी रहती है। इट मीन्स इनके लिए, पॉलिटिशियन के लिए, ये गवर्नमेंट एग्जाम का जो पेपर लीक हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ये हॉट टॉपिक है, उस पर वो कंट्रोवर्शियल है, बात करना ही नहीं चाहते। किसी भी पॉलिटिशियन को ले लो, उस पर वो कभी भी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनसे इलेक्शन का पूछ लोगे, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन जीता है या जो अदर भी है, वो बोलेगा कि नहीं जो है ईवीएम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। वहां पे ये प्रूफ भी बोलते हैं कि आप जो है प्रूफ करके दिखाओ कि यहाँ पे ये जो है किस तरीके से हैक किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट एग्जाम में, कि कितने सारे पेपर लीक हो गए, सबके सब पेपर लीक हो गए, पूरे प्रूफ भी अवेलेबल है, फिर भी वो मानने के लिए रेडी नहीं रहते, इस पे काम नहीं करेंगे। इनको वन इलेक्शन वन नेशन चाहिए, हर एक चीज वन चाहिए। लेकिन एग्जाम ऐसा नहीं चाहिए, एग्जाम का पेपर हर बार लीक होगा। अब तो ऐसे कंडीशन पे पहुंच गया है कि कभी कभी 10th का भी लीक हो जाता है, बोर्ड का एग्जाम, 12th का एग्जाम लीक हो जाता है, गवर्नमेंट का भी तो लीक हो गया था। आपने यूपीएससी में फ्रॉड सुना ही होगा, किस तरीके से लोग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना के हैंडीकैप का, ईडब्ल्यूएस का बना के जो है अपनी जॉब को ले रहे हैं, फिर बाद में हैंडीकैप हैं और डांस करते हुए पाए जा रहे हैं। इस तरीके से आपने धांधली खूब सुनी होगी। तो ये क्या है, ये पॉलिटिशियन के लिए हॉट पोटैटो है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उस पर वो कभी बात नहीं करना चाहेंगे, ऑलवेज उससे बचना चाहेंगे। बाकी और जितनी भी बेकार की बातें हैं कि ये सब नेहरू जी की वजह से हुआ, उस पर वो प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास आंसर। फिर यहाँ पे है 12th वाला, लुकिंग फॉर अ निडल इन हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या होता है कि सपोज बहुत सारा कूड़े का कचड़ा है, कूड़े का ढेर है, और यहाँ पे आपका कोई एक छोटा सा रिंग या निडल, कोई एक सुई गिर गया है। अब इतने बड़े जगह पे आप, इतने बड़े कूड़े में आप उस निडल को या उस जो है रिंग को ढूंढ रहे हो, तो इट मीन्स ऐसे काम को आप कर रहे हो कि जिसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि जो है वो चीज मिल जाए। अब यहाँ पे कहाँ पे गिरा है आपको तो पता भी नहीं है, आप जो है पूरा उखेड़ के उसको ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिलना वाला नहीं है। तो इट मीन्स इसका मीनिंग ये हो गया, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। ऐसे चीज को आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, उसका रिजल्ट ना के बराबर आने वाला है। फिर नेक्स्ट है 13 देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वंस इन अ ब्लू मून। जैसे हम किसी को टोंट मारते हैं, ताना मारते हैं कि ईद के चाँद हो गए हो भाई, दिखाई ही नहीं देते। इट मीन्स ऐसा इंसान या ऐसा पर्सन जो कभी रेयरली ही दिखाई दे, बहुत ज्यादा जो है बाहर ना आए, उसको हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, हैपनिंग ओनली रेयरली। फिर है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, इट मीन्स इसका मतलब होता है टेक केयर। अ हार्ड नट टू क्रैक, इट मीन्स एक ऐसा नट है जिसको क्रैक करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, इट मीन्स बहुत मुश्किल का काम है वो। रीड बिटवीन द लाइन, सपोज ये कोई आपके पास एक लेटर इस तरीके से लिख के भेजा और आप इन सब लाइनों के बीच में पढ़ रहे हो कि यहाँ पे जो है क्या लिखा है। सो इसका मीनिंग क्या देख रहे हो कि आप सीक्रेट वर्ड ढूंढ रहे हो कि इन सब चीजों का मीनिंग का सीक्रेट क्या है। तो यहाँ पे फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग। कॉग इन द मशीन, इट मीन्स एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम हो, उसको हम बोलते हैं हरकुलियन टास्क। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है डाई इन हार्डनेस। डाई इन हार्डनेस मतलब किसी काम को आप करते हुए मर गए तो उसको हम बोलते हैं डाई इन हार्डनेस। अब यहाँ पे मैंने आपको 20 कराए और आपके एग्जाम में एक आया था, इट मीन्स ये एक क्वेश्चन हो गया और इसमें 8 आपके एग्जाम में आए थे एंड 12 जो है अलग अलग एग्जाम के थे। सो अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया और इनके पीछे का आपको लॉजिक समझना है, तो ये गारंटी है 90% कि आप जो है एग्जाम में सही करके ही आओगे। अगर दूसरा, इनसे अलावा कोई दूसरा आ गया तो भी आप जो है वहां पे इतनी चीज समझ गए हो तो वहां पे आप परफेक्ट तरीके से राइट आंसर करके आओगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सो आप एक काम करना, ये देखो ये आपके पास इस तरीके से टोटल 4 पैसेज आते हैं। ये मैंने एक ही पैसेज लिया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था और ये फर्स्ट ही पैसेज था। यहाँ पे टोटल आपके पास 4 पैसेज आएंगे। एक क्वेश्चन में टोटल जो है 5 क्वेश्चन रहता है, इट मीन्स एक पैसेज में 5 क्वेश्चन। सो टोटल हो गए 20 मार्क्स के लिए। अब आपको क्या करना है, इस पैसेज को रीड करना है। पैसेज को रीड करने के लिए आपको रीडिंग आनी चाहिए, उसमें कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता। फटाफट इस पैसेज को रीड करना है। इस पैसेज को रीड करने के बाद इसके मीनिंग को समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे ही आप मीनिंग समझ गए, ऐसा नहीं एग्जाम में करना
कि फर्स्ट आप जो है क्वेश्चन को रीड करने लगना कि ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड है, फिर जो है आपके पास थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। पहले आपको क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, पहले ऑलवेज ये ट्राई करना कि ये जो पैसेज गिवन है पहले आप उसको रीड करो। रीड करने के बाद आपको उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मीनिंग समझना है। अगर आपको हिंदी प्रॉपर आता है तो उसका मीनिंग हिंदी में समझो, अगर मराठी प्रॉपर आता है तो मराठी में समझो, और कोई लैंग्वेज आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता है तो उसको समझो। इट मीन्स उस पैसेज का मीनिंग आपके माइंड में होना चाहिए। तब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो फटाफट आपको आंसर पता चलने जाएगा कि इसका आंसर कहां पर है, इसका आंसर कहां पर है। इस तरीके से करते हैं। सो एक बार मैं बेसिक में आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इन सब चीजों का मीनिंग क्या है। बाकी आप रीड करना, खुद से समझना, फिर जो डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में करके बताना, नहीं तो उस नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे इस चीज के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में बोला गया है। जो इंडिया में ब्लैक मनी चलता है या अदर कंट्री में ब्लैक मनी चलता है, तो उसके बारे में इस पैसेज में बताया गया है कि ब्लैक मनी क्या होता है, ये कहां से आता है, लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर जो है आया है इंडिया के ऊपर कि इंडिया में जो है ब्लैक मनी किसके पास सबसे ज्यादा है और ब्लैक मनी लोग कैसे जो है कमाते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, इट मीन्स जो लीडर्स होते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में ब्लैक मनी इन्हीं के पास है। जैसे कि एक मिश्रा जी हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो पॉडकास्ट करते हैं। वहां पे उन्होंने एक बिहार में एक कोई लीडर है उनका पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि एक एमएलए बनने के लिए, एमएलए मतलब कि सांसद बनने के लिए टोटल जो है 10 से 12 करोड़ रुपए चाहिए। कितने रुपए? 10 से 12 करोड़ रुपए चाहिए एक एमएलए या सांसद बनने के लिए। अगर कोई भी लीडर इतना पैसा खर्च के सांसद बन रहा है तो आपके कंट्री का जो है विकास, ग्रोथ कहां तक कर सकता है, आप समझ सकते हो। पहले वो तो अपना ये सब पैसा जो है निकालेगा, जितना रुपए उसने जो है प्रचार प्रसार में खर्च किए हैं, दूसरों को देने के लिए खर्च किए हैं, अदर्स को खिलाने के लिए खर्च किए हैं, पहले वो तो अपना पैसा निकालेगा। फिर जो है जो पैसे आएंगे उससे अपना जो है सोशल इंप्रूवमेंट करेगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा फिर जाके वो समाज सेवा के लिए खर्च करता है। सो यहाँ पे बोला है इसीलिए कि जो इंडिया के लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियन है, सबसे ज्यादा ब्लैक मनी किनके पास है? इन्हीं के पास है। अगर सपोज अब आपको जो है एक पेट्रोल पंप ओपन करना हुआ, उस पेट्रोल पंप को ओपन करने के लिए पहले आपको लीडर से परमिशन लेना पड़ता है, विदाउट उनके कोई भी काम नहीं होता। सो अगर आप वहां पे लीडर से परमिशन लेने जाओगे तो आपसे जो है डिमांड करेंगे 50 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज, इस तरीके से डिमांड करते हैं। जब आप उनको उतना पैसा दे दोगे तब जो कि आप जाके वहां पे पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हो। सो ये जो इतना पैसा उन्होंने दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलेंगे ब्लैक मनी। गॉट इट? सपोज जो है आपको अब कहीं पे कुछ और करना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, अब आपको किसी भी चीज का बहुत बड़ा बिजनेस ओपन करना है, बिजनेस करना है, मॉल ओपन करना है, तो मॉल तब तक आप ओपन नहीं कर सकते जब तक वहां के लोकल लीडर को आप खुश न कर दो कुछ न कुछ पैसे देके। तो ये सब जो मनी लीडर के पास आ रही है उसी को हम बोलते हैं ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी ज्यादा से ज्यादा जो है कहां से आता है? इन सब चीजों से, बिजनेसमैन से, या तो कोई आप जमीन खरीद रहे हो, पेट्रोल पंप ओपन कर रहे हो, कॉमर्शियल लैंड ले रहे हो, लाइसेंस किसी चीज का ले रहे हो। सपोज अब जो है पर्टिकुलर बिजनेस का, जैसे आपको शराब का बिजनेस ओपन करने के लिए लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आपका वहां का लोकल लीडर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इन सब चीजों में जो पैसे आते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। आई होप इस पैसे में बस केवल इन्हीं सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि जो ब्लैक मनी है ये किस तरीके से क्रिएट करता है। ये जो इनकम टैक्स होता है, लोग उन चीजों को नहीं देते, इनकम टैक्स, सेल टैक्स नहीं देके जो है अपना वहां से मनी बचाते हैं, तो उसको भी ब्लैक मनी में हम काउंट करके चलेंगे। अब यहाँ पे 1 बाय 1 आप जो है आंसर देना स्टार्ट करो। फर्स्ट क्या है? मिनिस्टर कलेक्ट्स मनी। जो मिनिस्टर होते हैं, लीडर्स होते हैं, ये जो है मनी कब कलेक्ट करते हैं? ब्लैक मनी कब इनके पास आता है? व्हाइल इन पावर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही कलेक्ट हो गया। जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे, पावर में आ जाएंगे, तो वहां से उनके पास ब्लैक मनी आना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर लूजिंग द पावर, ये रॉन्ग हो गया। बाई हार्ड वर्क के पास किसी से नहीं आता। बिफोर विनिंग द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन जीतने के पहले, इलेक्शन जीतने के बाद आएगा। इट मीन्स व्हाइल इन पावर, जब वो इलेक्शन जीत गए, पावर में आ गए, तो उनके पास ब्लैक मनी आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ब्लैक मनी। अब जो है आपके पास ब्लैक मनी क्या है ये बताना है। तो आंसर इसका जहां पे दिया है, मैंने वहां पे ब्लैक पेन से ये देखो टिक कर दिया है। सो इनलीगली एक्वायर्ड मनी, इट मीन्स जो मनी आप इनलीगल तरीके से लोगों से ले रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है? इन इंडिया जनरली हु हैज लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी।
इट मीन्स भारत में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो किसके पास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी है, तो देखो यहाँ पे लिखा है मेनी पॉलिटिशियन इन इंडिया हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी। बहुत सारे इंडिया में ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इस चीज को आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो बिकॉज आप न्यूज भी देखते होगे, अब इतने बड़े भी हो गए हो कि इन सब चीज की समझ है, तो आपको प्रॉपर ये चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें से 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द बिगेस्ट मीन ऑफ क्रिएटिंग ब्लैक मनी इज। इट मीन्स बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है जिससे ब्लैक मनी जो है लोग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे अवॉइडिंग टू पे द इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। यहाँ पे देखो लिखा है ना, बिगेस्ट मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ब्लैक मनी अवॉइडिंग द इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। लोग जो है इनकम टैक्स जो है नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहे हैं, लीडर्स ही ज्यादातर नहीं देते, एंड सेल टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। एक आम इंसान जो गरीब नागरिक है वो सब कुछ देगा, सब कुछ पे करेगा, लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनके लिए सब कुछ अलग रहता है, उनके लिए दुनिया ही अलग है। तो ये सब उन सब चीजों में आते ही नहीं है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट इट इज इसेंशियल टू कर्ब टैक्स अवॉइडेंस। इट मीन्स इस टाइम पे जो है प्रेजेंट टाइम पे क्या चीज जरूरी है टैक्स को अवॉइडेंस करने के लिए, इससे जो है हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, इन सब चीजों को बताना है। सो जो हमारे पास टैक्स आता है उससे हमें क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अगर आपके पास टैक्स आएगा, गवर्नमेंट के पास जो है टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा तो वो क्या करेगी, उस सोसाइटी को जो है बेनिफिट पहुंचाएगी, लाभ पहुंचाएगी। वहां पे स्कूल ओपन करेगी, हॉस्पिटल ओपन करेगी, प्रॉपर तरीके से रोड बनाएगी, रेल बनाएगी, मेट्रो बनाएगी। तो इससे क्या होगा, वहां पे सोसाइटी को हेल्प पहुंचेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आज के एग्जाम में आज के मॉक टेस्ट में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे जो आपके प्रीवियस ईयर 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो लंबा हो गया। तो उसमें क्या करना है, आप क्लास 6 7 का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि आप जो है 10 मिनट का वीडियो देख के जाओ और सब कुछ कंप्लीट कर दो। यहाँ पे मिनिमम आपको अगर प्रॉपर तरीके से समझना है, सब कुछ अच्छे से करना है, तो 1 घंटे का वीडियो तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट मैंने आपसे पूछा था कि मेंटल एबिलिटी के किस टॉपिक पे बताऊं, तो सबसे ज्यादा मैसेज आया है यहाँ पे ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन पे। सो मैं ट्राई कर रहा हूं कि 21 मार्च को जो है ब्लड रिलेशन का एंड डायरेक्शन का मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दूं। उसके बाद सेकंड पे आया था लेटर सीरीज का एंड नंबर सीरीज का। सो आज रात तक या कल सुबह तक इसका मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, एंड लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज के भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बीएड एग्जाम का ही इंक्लूड करता हूं, जो आपके एग्जाम में रियल क्वेश्चन पूछा गया है उसी को मैं इंक्लूड करता हूं। या तो अगर बीएड के एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो जो सीटी के, एलएलबी के एग्जाम में, बीपीएड के एग्जाम में पूछा गया है उन क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करो और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। फिर ईएलसीईटी का फर्स्ट वीडियो तो आज अपलोड हो ही जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं 21 के पहले इसको भी अपलोड कर दूंगा, वहां पे और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ पाओ। और फाइनल मॉक टेस्ट अपना आएगा 24 को एग्जाम है। फाइनल मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे हर एक सब्जेक्ट से, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए कि एग्जाम में किस तरीके से करना है। इस मॉक टेस्ट में जो फाइनल वाला मॉक टेस्ट है, यहाँ पे मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जाम में किस तरीके से देना है। आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस है। सो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे लोग बैठते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं दिया होता है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होगा एंड सेव करने में भी प्रॉब्लम होगा। वहां पे सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे इसके नीचे भी जो है 3 ऑप्शन होता है, सेव एंड नेक्स्ट करके, या तो आप इसको बाद में करना चाहते हो, इस तरीके से 3 ऑप्शन होता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दिया है तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सबमिट होगा। नहीं तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर राइट किया, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया तो उनके बस केवल 10 से 15 मार्क्स थे। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने सेव एंड नेक्स्ट करना ही भूल गए। अगर सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो आपका जो है आंसर सबमिट नहीं होगा। तो जो मैं लास्ट वाला ये मॉक टेस्ट कराऊंगा फाइनल वाला 23 मार्च को, 24 से आपका एग्जाम है, तो उसमें प्रॉपर मैं जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेम वैसे ही कराऊंगा, एंड वहां पे ये भी ऑप्शन ऐड करूंगा कि किस तरीके से आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, ताकि इन सब चीजों में आपका मिस्टेक ना हो।
गॉट इट। सो आप प्रॉपर इन सब चीजों को अच्छे तरीके से रिवाइज करो। जो भी चीजें हैं, जो भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ही जल्द नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है आपके लिए मैं अपलोड करने वाला हूं मेंटल एबिलिटी का ब्लड रिलेशन के ऊपर।